इमेजिन कीजिए दोस्तों कि आपने एक कोड डेवलप किया है और आप क्लाइंट के साथ रिव्यू कर रहे हैं उस कोड का, और उस कोड में एक छोटा सा बग आ जाए। और जब आपसे क्लाइंट पूछे कि ये दिक्कत क्यों हुई, आपने ढंग से टेस्टिंग नहीं करी, और तभी उस मीटिंग में आपका मैनेजर बोल दे ये मेरी बिल्कुल भी नहीं सुनते, मैंने बोला तब भी नहीं किया इन्होंने। क्या सिचुएशन हो जाएगी उस समय, उस एम्प्लॉय की भी और इस कंपनी की रेपुटेशन की भी। कुछ सेम ही ऐसा हुआ आज तमिलनाडु और मुंबई के मैच के बाद, जब तमिलनाडु के कोच एंड अ फॉर्मर मुंबई क्रिकेटर सुलक्षण कुलकर्णी ने खुलेआम मीडिया के सामने ये बयान दिया कि वो ये मैच डे वन पे सुबह 9 बजे टॉस पे ही हार गए थे। ही ऑल्सो सेड दैट ही वॉन्टेड टू बोल फर्स्ट, बट तमिलनाडु के कप्तान साई किशोर ने बैटिंग करने का फैसला लिया। क्या हुआ पूरे मैच में, क्या रही पूरी स्टोरी, कैसे बोलना सही था, कौन है सुलक्षा कुलकर्णी, कौन है साई किशोर, क्या इनका इम्पैक्ट रहा गेम पे, द राइज ऑफ साई किशोर एंड द तमिलनाडु टीम एंड दिस मेगा कंट्रोवर्सी, हाउ इट अनफोल्ड्स, ये सब डिस्कस करेंगे हम आज की वीडियो में। 2 मार्च 2024, मुंबई वर्सेस तमिलनाडु फर्स्ट सेमीफाइनल फ्रॉम बीकेसी ग्राउंड। सुबह ठीक 9 बजे दोनों कप्तान ग्राउंड पे आते हैं और टॉस होता है। तमिलनाडु हाई प्रेशर मैच में टॉस जीत जाती है और वो पहले बैटिंग करने का फैसला लेते हैं। मुंबई का ट्रैक बाकी सारे इंडियन ट्रैक से थोड़ा सा अलग होता है। यहाँ पे डे वन पे थोड़ा मॉइस्चर होता है, पेस बॉलर को हेल्प मिलती है। पर साई सुदर्शन एक ब्रेव डिसीजन लेते हैं, बैटिंग करने का फैसला लेते हैं। हाई प्रेशर मैच, सेटिंग द टारगेट, इट्स नेवर टू इजी टू चेज अंडर प्रेशर ऑन द बिग गेम। तमिलनाडु बैटिंग करने आती है पहले इनिंग में और उनकी शुरुआत बहुत ही ज़्यादा खराब रहती है। 17 रन पे उनके स्टार्टिंग के 4 बैट्समैन आउट हो जाते हैं, इंक्लूडिंग द कैप्टन 1 रन पे। तुषार देशपांडे और शार्दुल ठाकुर बहुत शानदार बॉलिंग करते हैं और देखते ही देखते 146 पे पूरी तमिलनाडु की टीम आउट हो जाती है। दोनों टीमों के पास एक्सपीरियंस और इंटरनेशनल प्लेयरों की कमी नहीं थी। तमिलनाडु टीम में भी हाल ही में डेब्यू करने वाले साई सुदर्शन, विजय शंकर जिन्होंने 2019 का वर्ल्ड कप खेला था, वॉशिंगटन सुंदर जो कि अभी रिलीज हुए थे टीम इंडिया से सेमीफाइनल खेलने के लिए, खुद साई किशोर जिन्होंने भी रिसेंटली में 3 T20 मैच खेले थे इंडिया के लिए, संदीप वॉरियर भी थे उनकी टीम में जो खेल चुके हैं इंडिया के लिए, और बहुत ही शानदार डोमेस्टिक प्लेयर बाबा इंद्रजीत और एन जगदीशन जो कि पिछले कुछ सालों से प्रोलिफिक स्कोरर रहे हैं तमिलनाडु के लिए। बट ऑन अ बिग डे इनमें से कोई कुछ नहीं कर पाता और तमिलनाडु पहले इनिंग में 146 पे ऑल आउट हो जाती है। इस समय साई किशोर खुद लग रहा था कि उनका डिसीजन उन पर बैकफायर कर गया। एंड माइंड यू गाइस, 7 साल बाद तमिलनाडु सेमीफाइनल खेल रही थी। जैसे ही सबको लगने लगा कि साई किशोर ने गलत डिसीजन लिया, मुंबई बैटिंग करने आई और तमिलनाडु ने भी धागे खोल दिए मुंबई के स्टार्टिंग में तो बहुत ही अच्छी तरीके से। खुद साई किशोर ने 6 विकेट लिए पूरी इनिंग में। एक समय पे मुंबई का स्कोर था 107 पे 6 विकेट। उस समय 39 रन से पीछे थी मुंबई तमिलनाडु से। फिर आते हैं लॉर्ड शार्दुल ठाकुर और कोटियान और धागे खोल के रख दें तमिलनाडु की टीम की। जैसे ही शार्दुल ठाकुर मारना शुरू करते हैं ऐसा लगता ही नहीं है पिच में कुछ था, और मुंबई के पास बड़े सितारों की कोई कमी नहीं थी। पृथ्वी शॉ, श्रेयस अय्यर, अजिंक्य रहाणे, तीनों इंडियन एक्सपीरियंस प्लेयर मौजूद थे मुंबई के बैटिंग ऑर्डर में। पर तब भी तमिलनाडु उनको 106 पे 7 कर देती है और एक समय 106 रन पे 7 विकेट के साथ स्ट्रगल करी हुई मुंबई 386 रन का स्कोर खड़ा कर देती है। शार्दुल ठाकुर 109 रन की शानदार पारी खेलते हैं और वहीं कोतियान भी 90 रन का योगदान करते हैं। कहाँ बैलेंस में लाए हुए मैच को बिल्कुल वन साइडेड कर दिया मुंबई ने 2 दिन के अंदर। मुंबई पहली इनिंग के बाद अच्छी खासी 200 रन प्लस की लीड ले लेती है। फिर तमिलनाडु दूसरी इनिंग में मैच बचाने के लिए, अपनी बची कुछ इज्जत बचाने के लिए आती है, लेकिन पहली इनिंग की तरह दूसरी इनिंग भी बहुत डिसअपॉइंटिंग रहती है। कुल 162 रन पे पूरी तमिलनाडु की टीम सिमट जाती है और मुंबई ये मैच 1 इनिंग और 70 रन से जीत लेता है। सारे के सारे तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन के फॉलोअर बहुत डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं और तमिलनाडु 7 साल के लंबे इंतजार के बाद सेमीफाइनल खेल रही थी तो इसकी और ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट थी फैंस के अंदर। बहुत शानदार सीजन रहा था तमिलनाडु का अब तक, बहुत क्लिनिकल परफॉर्मेंसेस किए, कोई स्ट्रगल नहीं करा, बिल्कुल स्मूथली सेमीफाइनल तक पहुंच गए थे। लेकिन ये बहुत कॉमन है क्रिकेट में, खासकर टेस्ट क्रिकेट में, 1 या 2 खराब सेशन आपके हाथ से पूरा मैच चला जाएगा। यही हुआ तमिलनाडु के साथ। जब मुंबई 106 पे 7 थी और तमिलनाडु अगर उनको वहाँ पे सस्ते में रोक लेती तो ये मैच का स्टेटस कुछ और ही होता। पर जो हुआ तो हुआ, प्लेयर और जितने भी सपोर्टिंग स्टाफ हैं वो तो अपनी तरफ से पूरी मेहनत करते हैं, लेकिन जो उस मैच के बाद हुआ वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। तमिलनाडु के कोच सुलक्षण कुलकर्णी ने मीडिया में आके सीधा बयान दिया कि हम ये टेस्ट मैच डे वन पे सुबह 9 बजे टॉस पे ही हार गए थे। उन्होंने ये भी कहा कि वो मुंबई का रह चुके हैं, उनको पता है मुंबई का ट्रैक कैसे बिहेव करता है। उन्होंने अपनी टीम को इंस्ट्रक्शन भी दिए थे कि आप पहले टॉस जीते तो बॉलिंग करें, लेकिन साई किशोर की कुछ और स्ट्रेटेजी थी।
कुलकर्णी साहब ने अपनी टीम के सारे इनसाइट ऐसे ही खुले में जाके मीडिया के सामने रख दिए। टीम इंटीग्रिटी, टीम प्लानिंग, टीम कल्चर, किसी के बारे में कुछ नहीं सोचा उन्होंने, और साई किशोर और पूरी तमिलनाडु टीम को धक्का दे दिया। कितना बुरा लगा होगा प्लेयरों को ये सुन के कि उनका कोच ऐसी बातें कर रहा है सबके सामने। आप खुद ही सोचिए दोस्तों, अगर आपका मैनेजर आपके क्लाइंट के सामने बुराइयां करे तो आपको कैसा लगेगा, वो भी खुले में। इस मूव को काफ़ी क्रिटिसाइज भी किया फॉर्मल तमिलनाडु प्लेयरों ने। कृष्णचारी श्रीकांत तो टूट के पड़े कुलकर्णी साहब पे। उन्होंने तो टीएनसी से इनका रेजिग्नेशन भी डिमांड किया। दिनेश कार्तिक ने भी कोच साहब को खूब क्रिटिसाइज किया कि वो ऐसी बातें कैसे जाके मीडिया में ओपनली कर सकते हैं, ये टीम कल्चर को हैम्पर कर रहा है, और जो गलत भी नहीं है, मैं भी इससे बिल्कुल एग्री करता हूँ। तो आइए दोस्तों, ये भी देखते हैं कौन है सुलक्षण कुलकर्णी और कौन है साई किशोर, क्या है इनकी स्टोरी, क्या है इनका बैकग्राउंड, और ये क्या पावर होल्ड करते हैं टीएनसीए में इस समय। सुलक्षण कुलकर्णी एक फॉर्मर रणजी क्रिकेटर है जिन्होंने 5 अलग टीमों से रणजी ट्रॉफी खेली है 1985 से लेकर 2001 तक, जिसमें से वो 2 बार जीते भी हैं। सबसे लंबा टेन्योर इनका मुंबई के साथ ही रहा है। बाकी रेलवेज, असम, बड़ौदा, इनकी तरफ से भी इन्होंने रणजी ट्रॉफी खेला है। कुलकर्णी साहब एक विकेट कीपर बैट्समैन थे जिन्होंने मल्टीपल पोजीशन पे बैटिंग करी है इंक्लूडिंग ओपनिंग, और जो कि उन डेज में बहुत रेयर होता था। 65 फर्स्ट क्लास मैचेस हैं इनके नाम, जिनमें इनकी 38.29 की औसत है, 6 शतक और 13 अर्धशतकों के साथ। 2001 में इन्होंने क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। उसके बाद वो कोचिंग प्रोफाइल में चले गए हैं। डोमेस्टिक क्रिकेट को बहुत क्लोजली फॉलो करने वाले लोग बताते हैं कि कुलकर्णी साहब बहुत इंटेलिजेंट स्ट्रेटेजिस्ट हैं और बहुत शानदार प्लानर हैं, लेकिन इस बार इनके एक्शन बिल्कुल भी सही नहीं थे। और वहीं दूसरी तरफ बात करते हैं साई किशोर की। साई किशोर, वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड यंगस्टर, 27 ईयर्स ओल्ड, बिलोंग टू तमिलनाडु। बहुत हार्ड वर्किंग क्रिकेटर हैं साई किशोर और बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्टफुल प्लेयर हैं। इन्होंने अपना करियर एज अ लेफ्ट आर्म बॉलर से स्टार्ट किया था। नंबर 10 या नंबर 11 बैटिंग करते थे, लेकिन लास्ट के 3-4 साल में इन्होंने बैटिंग पे बहुत काम किया। काफ़ी नेट सेशन करे इन्होंने। खुद अश्विन ने इनकी तारीफ करी है कि इन्होंने अपनी बैटिंग पे बहुत काम किया है, बहुत मेहनत करी है। और आज के टाइम में साई किशोर तमिलनाडु टीम के कैप्टन हैं रणजी ट्रॉफी में। और जो प्लेयर नंबर 10 या नंबर 11 में बैटिंग करता था, उन्होंने इस साल नंबर 4 पे बैटिंग करी है तमिलनाडु के लिए, जिसकी वजह से तमिलनाडु का बैलेंस और अच्छा हुआ है। वो एक एडिशनल बॉलर और बैट्समैन भी खिला पा रहे हैं। साई किशोर की कैप्टनसी में तमिलनाडु ने क्वालिफाई किया रणजी ट्रॉफी के सेमीफाइनल में। साई किशोर ने अभी लास्ट ईयर ही इंडिया के लिए डेब्यू किया था एशियन गेम्स चाइना में। उन्होंने वहाँ 3 मैच खेले थे और 5 विकेट भी ली थी और 5 की इकनॉमी से रन दिए थे। बहुत अच्छे रिकॉर्ड्स थे और काफ़ी मज़ा आया था साई किशोर को बॉलिंग डालते हुए देखने में। और उनमें से एक मैच में उन्होंने 4 विकेट भी लिए थे बांग्लादेश के अगेंस्ट, बहुत ही छोटे से ग्राउंड पे। आइए एक बार देखते हैं साई किशोर के डोमेस्टिक नंबर्स। 39 मैचेस, 166 विकेट्स at an average of 24. He also has 729 runs to go with it at an average of 16. जी हाँ, मुझे पता है बैटिंग एवरेज बहुत कम है, लेकिन हमें याद रखना पड़ेगा कि साई किशोर एक प्रॉपर बॉलर थे और वो बैटिंग अभी इंप्रूव करने लगे पिछले कुछ सालों से ही। इस करंट रणजी ट्रॉफी के नंबर बहुत शानदार है साई किशोर के। उन्होंने इस साल 9 मैचेस खेले हैं तमिलनाडु की तरफ से, उसमें से 53 विकेट है इनकी 18.24 की एवरेज से। केवल यही नहीं, उन्होंने इस साल नंबर 4 पे बैटिंग भी करी तमिलनाडु की तरफ से। मानता हूँ वो नंबर इतने अच्छे नहीं है जितने नंबर 4 बैट्समैन के होने चाहिए इंडियन कंडीशन में। टैलेंट है वहाँ पे, इम्प्रूवमेंट की बहुत स्कोप है। 9 मैचों में साई किशोर ने इस साल 221 रन बनाए 24 की एवरेज से, और जो उनकी ओवरऑल एवरेज 16 की भी हुई है वो इसी सीज़न के कारण हुई है, वरना ये बहुत ही ज़्यादा कम थी। मेरे को उम्मीद है आगे आने वाले सीज़न में साई किशोर की बैटिंग और ज़्यादा इंप्रूव होगी और बॉलिंग भी ख़राब नहीं होगी, जैसे हम कई केसेस में देखते हैं। साई किशोर इस समय बहुत अच्छे राइज पे अपने करियर के, उनके बिल्कुल पीक ईयर हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं, जो कि होते हैं ना क्रिकेटर के 27 से लेकर 30 साल तक की उम्र के। वो तो साई किशोर की किस्मत थोड़ी सी ख़राब है क्योंकि इंडिया के पास अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा जैसे लेफ्ट आर्म बॉलर और लेफ्ट आर्म बैट्समैन हैं जो कि पूरे ऑलराउंडर का काम करते हैं। तो इस चक्कर में साई किशोर कंटेंशन में नहीं आ सकते। लास्ट ईयर आईपीएल में भी उन्होंने डेब्यू किया था गुजरात टाइटंस की तरफ से। मेरे को उम्मीद है आगे आने वाले इंडिया ए के मैचेस में हम साई किशोर को खूब देखेंगे और इंडिया के लिए भी एक दिन कंसिस्टेंटली इनको खेलते हुए जरूर देखेंगे। माना साई किशोर का डिसीजन बैटिंग करके उल्टा पड़ा, लेकिन हमें उनकी करेज की बिल्कुल तारीफ करनी पड़ेगी। सीमिंग फ्रेंडली कंडीशन में भी उन्होंने सोचा कि वो बैटिंग करके थोड़े डिसेंट रन बना देंगे और मुंबई को काउंटर कर लेंगे। एक ब्रेव डिसीजन लिया था साई किशोर ने बैटिंग करके सीमिंग फ्रेंडली पिच पे। इंटेंट बिल्कुल अच्छी थी, स्ट्रगल करेंगे, थोड़े रन पुट करेंगे और मुंबई को अंडर प्रेशर लेके आएंगे। और अगर शार्दुल ठाकुर और कोतियान एक अनबिलीवेबल पारी नहीं खेलते तो उनका प्लान ऑलमोस्ट सक्सेसफुल भी था। ये तो पार्ट एंड पार्सल है गेम का, बट ऐसे पब्लिकली क्रिटिसाइज करना इट इज़ नॉट गुड। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट यू थिंक अबाउट इट।
थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।